महीने की शुरुआत के लिए हो जाइए बड़े एक्शन के लिए तैयार, क्योंकि ढेर सारे ट्रिगर्स, ढेर सारी इवेंट्स और ऊपर से बाजार की जबरदस्त वॉलेटिलिटी कल की। आज मजबूत शुरुआत के संकेत, लेकिन मजबूत शुरुआत के बाद क्या और बढ़ेंगे या फिर आएगी मुनाफा वसूली? लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, आज तो लग रहा है कि इतने सारे इवेंट्स हैं, इतने सारे क्यूज हैं कि सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इन सारे इवेंट्स और इन सारे ट्रिगर्स को अगर सिर्फ 4 या 5 में देखें तो फिर बड़े ट्रिगर्स क्या रहेंगे? जी हाँ दीप, बिल्कुल। और अगर ट्रिगर्स के लिहाज से देखें तो जून तिमाही के आंकड़े जो -24% की जीडीपी के ग्रोथ क्या है, उम्मीद के मुताबिक है। डाउ 225 अंकों के करीब की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि कल जब भारतीय बाजार बंद हुए तो हम हरे निशान में डाउ फ्यूचर्स को ट्रेड करते हुए देख रहे थे। तो एक अच्छे सेशन की उम्मीद थी, लेकिन उसके मुकाबले में अमेरिका में कमजोर सेशन रहा। नैस्डैक ने नया रिकॉर्ड फिर से बनाया है। वहाँ स्टॉक स्प्लिट हुए हैं एप्पल वगैरह के, उसके बाद बड़ी तेजी बनती हुई दिखी है। एजीआर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फाइनली फैसला आने वाला है। ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि फैसला आएगा अब आज सुबह 11:30 बजे। ये इंपॉर्टेंट है। और 11 बजे मोरेटोरियम वाले मामले की सुनवाई भी है। तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं। मोरेटोरियम वाले मामले में सुनवाई है और आज एजीआर वाले मामले में फैसला आएगा। तो टेलीकॉम और बैंकिंग शेयर इस लिहाज से बड़े एक्शन में रहेंगे। मार्जिन कलेक्शन के नए नियम आज से लागू हो रहे हैं और उसको लेकर भी कंफ्यूजन और अफरा तफरी का माहौल है। तो देखते हैं आज वॉल्यूम्स पर किस तरह का असर स्पेशली कैश मार्केट के स्टॉक में पड़ता हुआ दिखता है। ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो लोग अपने आप को नए सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है ट्रिगर्स दीप, जिन पर आज हमें रखनी है नजर। बिल्कुल अनिल जी, ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर आज नज़र रखनी है। ढेर सारे न्यूज़ आइटम्स भी हैं, उन पर तो चर्चा करेंगे सर। पर सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि कल बाजार में आखिर हुआ क्या? इतना बड़ा रिएक्शन आया, ऊंचाई से इतनी तेज़ गिरावट आई, और जिस तरह से मूव आया, कैसे देख रहे हैं सर इसको? दीप, 9:15 बजे बाजार टॉप पर और 3:30 बजे बाजार बॉटम पर। दिन के ऊपरी स्तरों पर आप खुले हैं, दिन के निचले स्तरों पर बंद हो रहे, वो भी अच्छी खासी बड़ी रेंज के साथ, जिसमें 500 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर मिले, 1800 पॉइंट की रेंज आपको बैंक निफ्टी पर मिले। तो ये एक एक्सेप्शनल डे होता है। एक्सेप्शनल डे इस लिहाज से कि इस तरह के दिन को किसी भी तरह के चार्ट्स, किसी भी तरह के समझ या किसी भी तरह के डेटा से एनालिसिस नहीं कर सकते। कुछ कुछ इवेंट्स ऐसी होती है जो बाजार पर बड़ा और गहरा असर डालती है सेंटीमेंट के लिहाज से। और आज मैं यहाँ पर 2 मिनट आपसे लेना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा। और जो बाजार में नए लोग हैं उनके लिए बाजार की चाल को समझना बहुत ज़रूरी है। बाजार 3 चीज़ों पर ट्रेड करता है: सेंटीमेंट, लिक्विडिटी और साथ ही फंडामेंटल। अब आइए, सेंटीमेंट ऐसा है जो हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन बदलता है। और इसीलिए बाजार में हर वक्त आपको एक बायर, एक सेलर नजर आता है, ट्रेड होते हैं और हर मिनट भाव बदलते हैं। कोई एचडीएफसी लिमिटेड हर सेकंड में, हर मिनट में अपनी कमाई कम या ज़्यादा नहीं करता, लेकिन उसका भाव हर मिनट बदलता है। इसका मतलब क्लियर कट है कि शॉर्ट टर्म में आपको बाजार का मूवमेंट सेंटीमेंट डिसाइड करता है। जैसा कि कल हुआ, सुबह सेंटीमेंट एकदम मजबूत, अमेरिका मजबूत, हमारे यहाँ ट्रेंड जबरदस्त, सब कुछ खरीदारी के आंकड़े, एफआई दम लगा कर ले रहे हैं, टेक्निकली बाजार स्ट्रॉन्ग, नई सीरीज की शुरुआत। ये था सुबह का सेंटीमेंट। और जैसे ही चीन के साथ सीमा पर तनाव की खबरें आई, उसने सेंटीमेंट को बिल्कुल से बदल दिया। न युद्ध हुआ, न शायद होगा, भगवान न करे ऐसा कभी हो, और न ही बात बढ़ी है। लेकिन जिस समय ये खबर आती है, और स्पेशली ऐसी खबरें बाजार के लिए जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसका अंदाजा ना हो और स्पेशली नेगेटिव साइड पर लगा है, तो बाजार का रिएक्शन बहुत तेजी से आता है। स्पेशली जब बाजार ओवरबॉट हो या 6 दिनों से लगातार मजबूती दिखा रहे हो। एक करेक्शन की उम्मीद काफ़ी लोगों को काफ़ी समय से थी, लेकिन हुआ नहीं। तो ये सेंटीमेंट ऐसा है जो तुरंत बाजार को बदलता है। जब सेंटीमेंट किसी खबर की वजह से बदलता है तो कोई डेटा, कोई दिमाग या कोई चार्ट उसे पकड़ नहीं सकता। तो ये आपके लिए एकदम शॉर्ट टर्म पे सेंटीमेंट है, जो बाजार को मिनट टू मिनट आपको ट्रेड करने का मौका देता है। फिर आइए, जो मीडियम टर्म ट्रेंड जो बनता है वो लिक्विडिटी से बनता है, जो आप पिछले महीने, 2 महीने, 3 महीने से देख रहे हैं। पैसा है, भरपूर है, और पैसा है, लगाना है, जिसको खरीदना है खरीदेगा। फिर दाम या बाकी जो भी मुद्दे हों, कोरोना को लेकर हो, इकोनॉमी को लेकर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मीडियम टर्म में बाजार जो चलता है वो पैसे से चलता है,
लिक्विडिटी से चलता है। अगर पैसा है वो आता रहेगा, लगता रहेगा, और आपने लिक्विडिटी ड्रिवन रैली अच्छी खासी देखी है और हो सकता है आगे और देखेंगे। एक दिन में पैसे बनते भी नहीं है तो एक दिन में खत्म भी नहीं हो जाते हैं। एक दिन में आपकी जेब खाली नहीं होती तो एक दिन में आप पूरा का पूरा ऐसा भी नहीं कि मूड बदल लेंगे। तो ये मीडियम टर्म का ट्रेंड है, वो लिक्विडिटी से डिराइव होता है। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है बाजार का, वो बाजार के फंडामेंटल्स या यूं कहें इकोनॉमी और देश की और बिजनेसेस की हालत से होता है। तो अब और वो आप इस वक्त कोविड के वक्त आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। अब इसमें दो चीज़ें होती है, या तो आप पास्ट देखें या फ्यूचर देखें। बाजार अपनी कन्वीनियंस से पास्ट या फ्यूचर की तरफ देखेगा। अब अचानक से कल की गिरावट के बाद हम सबको फंडामेंटल याद आएंगे कि अरे फंडामेंटल तो बड़े खराब है, -24% जीडीपी ग्रोथ आई। ये तो पता था, -25% का तो अंदाजा था ही। कोविड की वजह से हालत खराब है, ये सबको पता है। बिजनेसेस लॉकडाउन में बंद पड़े हैं, ये भी पता है। अब खुल रहे हैं, लेकिन खुलकर वापस पुराने हालात में, ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, पुराने हालात में कब तक आएंगे ये भी किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बाजार इसे नज़रअंदाज करते हुए चल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल काम आते हैं, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी काम आती है और शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट काम आता है। और ये इन तीनों का मिश्रण होकर बाजार बनता है। तो होता ये कि कल जैसी तेज गिरावट हो तो वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मौका ढूंढते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो सेंटीमेंट के लिहाज से ट्रेड करते हैं वो आपको एग्जिट करते हुए नजर आते हैं। मीडियम टर्म इन्वेस्टर जो लिक्विडिटी के लिहाज से ट्रेड करते हैं, उन्हें लगता है कि एक अच्छे लेवल पर आ गए, अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो हर वक्त इन तीन तरह के लोगों का मिश्रण बाजार में होता है और जिसके दम पर यह बाजार ऊपर या नीचे होता है। एग्जैक्टली कल हमने यही देखा, कुछ हद तक ओवरबॉट बाजार, सेंटीमेंट मजबूत, संकेत सारे अच्छे, अनएक्सपेक्टेड खराब खबर। और मैं फिर कहूँगा इस तरह के कुछ ट्रेडिंग सेशन आपको साल में 5-7 बार मिलेंगे, 4-5 बार कभी न कभी मिलते हैं, हर साल मिलते हैं, जिसका किसी को अंदाजा नहीं हो सकता। तो इसमें आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा, आपने क्या ट्रेड लिया, सुबह तो सब ये कह रहे थे, दोपहर में सब ये कह रहे थे, ये होगा। एक दूसरे को दोष देने की वो हमारी जो प्रवृत्ति होती है कि वो रहेगी। लेकिन उसके बजाय इस तरह के सेशंस को लर्निंग सेशन के तौर पर देखें कि कल आपने बाजार से नहीं कमाया, पैसा रखा, नुकसान हुआ होगा, लेकिन क्या उस नुकसान के साथ आपने कुछ सीखा है? अगर सीखा है तो आपने उस नुकसान की काफ़ी कुछ भरपाई कल ही कर ली, और अगर नहीं सीखा है तो फिर आपका वाकई में नुकसान हुआ है, पैसे का भी और अक्ल का भी। तो इसमें सिंपल चीज़ हमें जो करनी हुई है कि कभी कभी बाजार में इस तरह के सेशंस आएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप BTST पोजिशंस लेकर जाएं या आप कोई भी पोजिशन ट्रेडिंग की बनाएं, तो होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट का मतलब यही होता है, इसी दिन के लिए हम वर्स्ट के लिए तैयार होते हैं। हम उतना ही खाएं जितना पचा पाएं या उससे कम खाएं तो बेहतर है। तो ट्रेडिंग पोजीशन में स्टॉप लॉसेस की क्या अहमियत होती है, ये काफ़ी लोगों को कल पहली बार समझ में आया होगा। और जिनको समझ में आ गया वो ज़रूर आगे से लगाएं, और जिनको नहीं समझ में आया और जिन्होंने कल स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए वो ज़रूर से समझ लें और फिर से अब आगे से इम्प्लीमेंट करें। तो कल की सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि आपका डिसिप्लिन ट्रेडिंग क्वांटिटी को लेकर और प्राइस को लेकर ज़रूर इस बाज़ार में होना चाहिए। मैंने कई बार इस तरह की इवेंट्स देखकर सीखा है, और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कल के सेशन से ये आपको, हमको, सबको ज़रूर सीखना चाहिए। इस तरह की घटनाएं कभी भी अच्छी या बुरी आएगी जिसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं। जी जी बिल्कुल, सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं है। कल अनिल जी हमने फिर देखा कि इस सिचुएशन की वजह से सेंटिमेंट पर तो ज़रूर असर पड़ा। ट्रेंड का क्या हुआ सर, जो आप ट्रेंड की बात कर रहे थे, क्या ट्रेंड पर भी असर पड़ा है? कैसे देख रहे हैं उसको? ट्रेंड एक दिन में न तो बनता है न बिगड़ता है दीप। ट्रेंड के दो ही तरीके हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि किन लेवल्स के नीचे या ऊपर बाजार अपना रुख बदलेगा। हम तेजी के रुख में बाजार कब अपना मूड माहौल बदलेगा। देखिए, कल की गिरावट के पीछे आप कई कारण दे सकते हैं। मेन तो चीन के साथ तनाव वो तो है ही है, लेकिन लोग नए मार्जिन सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, उसको भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लोग बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। ये सब चीज़ें ऐसी नहीं जो नहीं पता है, सिर्फ बाजार को रिएक्शन देने में मज़ा उसी पर आता है जो नहीं पता है। जो पता है वो पता है। तो ऐसे में कल आप, हाँ नो डाउट कि जो नया सिस्टम आज से लागू हो रहा है मार्जिन का, उससे वॉल्यूम वगैरह कम होंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी कि अचानक से सेबी ने कल ही कहा है कि 31 अगस्त को कह रही कि 1 सितंबर से नया मार्जिन सिस्टम, सबको पता है। और
काफ़ी लोग उसके लिए अपने आप तैयार हो चुके हैं। बाकी तो जिन लोगों को लाइफ में 31 मार्च के दिन ही सारे काम करने हैं या लास्ट डेट पर या एग्ज़ाम के पूरे साल भर मज़े करेंगे, लेकिन आखिर एग्ज़ाम हॉल में घुसने के 5 मिनट पहले ही उनको पूरा पढ़ डालना है, उन लोगों का तो कोई इलाज नहीं है। आपको, मुझे, बाकी सबको पता था कि 1 सितंबर से ये नए मार्जिन सिस्टम लागू हो रहे, तो उसमें नई बात क्या है, और जिसमें नई बात नहीं उसमें बाजार का रिएक्शन आता नहीं है दीप। तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले को लेकर कि बाजार का जो कुछ रिएक्शन था वो सिर्फ तनाव की वजह से था। और अब आपके सामने सवाल ये कि कल की गिरावट के बाद क्या मैं ये सोचूं कि तेजी खत्म हो गई है, क्या मैं ये सोचूं कि मंदी शुरू हो गई, क्या मैं ये सोचूं कि वापस तेजी होगी या नहीं होगी, उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं। देखिए, उसके लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि आप और मैं स्क्रीन देखकर, डेटा देखकर शायद समझ लें, पढ़ लें। हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नंबर्स पर फोकस कर ले, ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो ये याद रखे कि कहाँ से हमारे लिए कुछ परिवर्तन होने वाला है। पहली चीज़, क्या हम कमज़ोर हो गए हैं और क्या ट्रेंड जो हमारा पॉजिटिव था उससे ट्रेंड नीचे की तरफ, न्यूट्रल की तरफ आ गया है? और मेरा जवाब है नो, बिल्कुल नहीं। क्यों? जब तक निफ्टी 11,175 के नीचे बंद नहीं होता, तब तक निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल नहीं होगा। 11,178 का लोएस्ट क्लोज देकर हमने 11,650 का हाई बनाया है क्लोजिंग बेसिस पर परसों, ठीक है। तो आपके लिए 11,175 के नीचे क्लोज होने पर ही ट्रेंड में बदलाव होगा, और वो भी बदलाव दीप ये होगा, ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। और ट्रेंड नेगेटिव होने के लिए तो अभी काफ़ी वक्त है। 10,900 जब तक ये नहीं टूटता तब तक आपका ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा क्लोजिंग बेसिस पर। ये सारे लेवल जो मैं दे रहा हूँ क्लोजिंग बेसिस पर, इंटरडे में 11,100 होता है, क्लोजिंग बेसिस पर 11,175 के नीचे बंद होगा तो आप ये मानकर चलिए, यानी कि आपके पास अभी भी 200 पॉइंट का क्वेश्चन है। ये नोट करके रख लीजिए लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कि मेरा ट्रेंड बदल रहा है तो मुझे अपनी पोजीशंस के साथ, चाहे वो ट्रेडिंग की हो या निवेश की, क्या करना है। पॉइंट नंबर 1, बैंक निफ्टी 22,300 आपको दूर दिखेगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट, 500 पॉइंट के रोज एक्शन दिखाता है तो जो लेवल्स आएंगे वही आएंगे। 22,200, 22,300 ये वो लेवल है बैंक निफ्टी का जिसके नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होगा तो ही ट्रेंड न्यूट्रल होगा। अभी भी कल की गिरावट के बाद ट्रेंड 100% पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ये इत्मीनान रखें, भरोसा रखें, बिल्कुल चिंता न करें। अच्छा, अब वापस से फुल फ्लेज बुलिश कब होना है, एकदम जोर से तेजी से मजा दबा के मस्त तेजी करनी है, वो लेवल भी लिख लीजिए, ताकि आपको कब से वापस है ना सीना चौड़ा करके बाजार में जोर से कूद जाना है। उसके लिए लेवल है 11,550। इसके ऊपर जैसे ही बंद हो निफ्टी, आप भूल जाइए कि कोई एक चीन के साथ सीमा विवाद हुआ था जिसकी वजह से तनाव हुआ था, जिसकी वजह से एक दिन में हम है ना बैंक निफ्टी पर ऊपर से 1800 पॉइंट गिर गए, निफ्टी में 500 पॉइंट गिर गए, ये भूल ही जाना। 11,550 के ऊपर बंद होने के बाद वापस से मूड माहौल आपका ठीक हो जाएगा। और आपको थोड़ी सेफ्टी चाहिए तो 11,650 रख लो क्लोजिंग बेसिस पर, बाकी 11,550 भी काफ़ी है। बैंक निफ्टी पर 24,500 के ऊपर बैंक निफ्टी अब वापस बंद हो जाए 24,500, 24,600 के ऊपर, तो किसी से पूछेगा मत। जितना दम हो, जितनी ताकत हो, जितनी इच्छा हो और जितने कमाने का मन हो, उतनी तेजी करिए। तो ये लेवल मैंने आपको दे दिया। अब इसके बाद आपके लाइफ में कहीं कोई दूर दूर तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारे लेवल्स मैंने आपको तेजी और मंदी के ट्रेंड के लिहाज से दे दिए। नोट करके रख लीजिए पेपर पेन पे, या फिर इस रिकॉर्डिंग को वापस से सुन लीजिएगा, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी रहे। हर वक्त किसी को पूछने की, जानने की, समझने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको हैंडी ये लेवल सारे दे रहा हूं, ये नोट कर लीजिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। कुछ अहम लेवल्स हैं, कुछ अहम क्वेश्चंस हैं जिसके नीचे जाएगा तभी ट्रेंड बदलेगा, तो वहां पर चिंता की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ट्रेंड और सेंटिमेंट तो आपने समझा दिया, अब कल जो फंड एक्शन हुआ है इसके बारे में समझाइए, क्योंकि कैश में हमने भारी बिकवाली देखी है और फ्यूचर्स में भी काफी एक्शन हुआ है एफआईज की तरफ से, दोनों को कैसे देखते हैं? दीप, 3 डेटा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तीनों बड़े मजेदार डेटा हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला एफआईज का डेटा डिस्कस करते हैं। जो आपको याद होगा कि शुक्रवार के सेशन में हम यही बात कर रहे थे कि एफआईज ने 75% की अपनी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस बनाई है सीरीज की शुरुआत में, जो कि मार्च में 14% नेट लॉन्ग होते थे, और आप सोचिए अगस्त में 75%। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, कई बार हम कहते हैं ना कि कमज़ोर ट्रेडर सिस्टम से साफ़ हो गए, जब भी करेक्शन आता है वो बाज़ार के लिए हेल्दी होता है। अब बाज़ार के लिए हेल्दी है, लेकिन कितने ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स के लिए अनहेल्दी है, उन्हें कितने भारी भरकम लॉस उठाने पड़ते हैं वो हम जानते हैं। तो भले ही बोलने के लिए हम बोलते कि हेल्दी हेल्दी, वो सांत्वना देने वाली बात है, लेकिन वो उस चक्कर में फाइनेंशियल हेल्थ लोगों की, ट्रेडर्स की बिगड़ जाती है। लेकिन कल के सेशन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। शुक्रवार को हमने देखा कि हमने 75% के साथ शुरुआत की नेट लॉन्ग एफआईज की।
सोमवार को और पोजीशन, शुक्रवार को और बनने के बाद सोमवार को कल हमने 77% एफआईज नेट लॉन्ग, और ऐसा लग रहा है अरे भाई एफआईज क्या गजब बुलिश है, 77% नेट लॉन्ग, ये कितने महीनों का हाईएस्ट लेवल है। और ऐसा नहीं कि एक सारे ट्रेडर्स ही डरते हैं या वही अपनी पोजीशन छोड़ते हैं। कल के सेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी, एफआईज का नेट लॉन्ग 77% से घटकर 58%, यानी कि लगभग 19% एफआईज ने अपनी नेट लॉन्ग पोजीशन घटा दी, 19% एक दिन में। इसका मतलब ये है एफआईज में भी पंटर्स हैं, एफआईज में भी ट्रेडर्स हैं, एफआईज में भी ऐसे लोग हैं जो मार्केट के मूड के साथ अपनी पोजीशन कम करते हैं। तो इतने दिनों तक, जो 7 दिनों तक 6 दिनों तक एफआईज लगातार खरीद रहे थे एक ही दिन में, तो कल के सेशन में मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा पोजीशन जो घटी है वो एफआईज की घटी है ट्रेडर्स के मुकाबले में। ट्रेडर्स तो शायद संभल नहीं पाए, देख नहीं पाए, सोच नहीं पाए, लेकिन एफआईज ने अपनी पोजीशन काफ़ी कम किया। अब इसे आप दोनों तरह से देख सकते हैं। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये कि एफआईज जो ओवरबॉट थे अब हल्के हो गए। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये कि एफआईज ने बिकवाली की है दमदार। तो ये दोनों ही तरह से आप इसको देख सकते हैं। मैं एफआईज के डेटा भी आपको यहीं पर बता दूँ। 3400 करोड़ के आसपास की एफआईज ने बिकवाली की कैश में। इसमें कुछ ब्लॉक डील्स भी हैं भारतीय एयरटेल वगैरह के, लेकिन फिर भी ये बिकवाली का आंकड़ा है। 4000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेच डाले और 1300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेच डाले। इन डेटा को देखेंगे तो आपके एकदम मतलब कॉन्फिडेंस ही हिल जाएगा। भाई इतना कोई एक साथ बेचता है, एक दिन में बेचता है, ऐसा मतलब बेच इस तरह से रहेगा, अरे भाई थोड़े बहुत बातचीत हो गई, कहा सुनी हो गई, झड़प हो गई, कोई युद्ध थोड़ी छिड़ गया। लेकिन इस तरह से एफआईज बेच के जा रहे हैं, मतलब जैसे मतलब कि इतना क्या डरे हुए, इतना डरे तो फिर खरीदा क्यों, राइट? अगर आप किसी खबर को 2 घंटे नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट यही है ओवरबॉट मार्केट में आपको एक ट्रिगर चाहिए पोजीशन हल्की करने का। अब वो एफआईज के लिए हुआ है। 216 करोड़ के ही इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस बेचे हैं, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में दबाकर उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, पुट खरीदे हैं, कॉल बेचे हैं। तो एफआईज ने जितनी मंदी कल वो कर सकते थे वो कर ली, ये बहुत बड़ा नेगेटिव है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक पॉजिटिव देखता हूँ, वो पॉजिटिव मेरे लिए बहुत बड़ा है कि अगर एक दिन में आपकी 19 बेसिस पॉइंट से नेट लॉन्ग कम हो जाती है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। अब जब आप कितना, कोई ऐसा थोड़ी कि मार्च वाले 14% पे आ जाएंगे, तो एफआईज को भी तो रहना है ना, और ग्लोबल मार्केट्स मजबूत ही है। तो इसलिए ये बढ़िया हुआ कि इस बार सिस्टम में से कमज़ोर ट्रेडर्स की नहीं, कमज़ोर एफआईज की सफाई हुई है, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। तो पहला डेटा आज का इंटरेस्टिंग है। डेटा नंबर 2 जो बेहद इंटरेस्टिंग है, पुट कॉल रेशियो 1.64 से 1.17। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ओवरसोल्ड हो गया, लेकिन तेजी के मार्केट में ओवरसोल्ड के नज़दीक है। इसको देखिए, तेजी के मार्केट में 1.17 का पुट कॉल रेशियो ये बताता है, और आप बंद हुए 11,400 के करीब, और वीकली सीरीज में 11,400 ही आपके लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के करीब ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो और विक्स एकदम कड़क हाईएस्ट लेवल पर आया है, 24% बढ़कर। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन मेरे लिए ऐसा है जो मुझे ये बता रहा है 11,300 11,400 लेवल आसानी से टूटेगा नहीं। इन 3 संकेत, 3 डेटा को पढ़कर मैं आपको अब इसका है ना पूरी समरी दे देता हूँ। समरी ये है, आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है 11,300 11,400 आसानी से नहीं टूटेगा, कि ये 3 डेटा फेवर में आ रहे हैं। एफआईज की लॉन्ग पोजीशन में कमी, पुट कॉल रेशियो तेजी से गिरना, तेजी के मार्केट में 1.17 का पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली ओवरसोल्ड के नज़दीक है। ओवरसोल्ड में नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना चाहता, लेकिन अगर आप मुझे ना ऐसा पूछोगे तो ये ओवरसोल्ड जैसा ही है। और तीसरा, 11,400 से थोड़ा सा नीचे हम बंद हुए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। बस दिक्कत ये कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में शेयर बहुत कम है, 18 लाख शेयर। तो तीनों कॉम्बिनेशन आपका ऐसा है जो ये बता रहा है कि बाजार यहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस करेगा। मैं कोई SGX निफ्टी देखकर या डाउ फ्यूचर देखकर, या डाउ में, अगर डाउ में तो एक्चुअली देखा जाए तो कल जितना सोचा था उसके विपरीत 300 350 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ। उसके बावजूद मैं इस एंगल से नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ इस एंगल से सोच रहा हूँ। मुझे तीनों डेटा पॉजिटिव साइड पर आज नजर आ रहे हैं दीप। तो ये डेटा का कंप्लीट विश्लेषण आपके लिए। जी दीप। तो अनिल जी, ये तो बात क्लियर है कि डेटा आज सपोर्टिव है और कल की बिकवाली के बाद काफ़ी कंफर्टेबल लेवल्स पर है मार्केट, जहां से फिर से तेज़ी आनी चाहिए। पर इसमें जो 2 बड़े इवेंट्स हैं आज सुप्रीम कोर्ट के 10:30 पौने 11 से शुरू हो जाएंगे, उनको कैसे देखें? मॉरिटेरियम मामले में सुनवाई है, टेलीकॉम का आज फाइनली वर्डिक्ट आ जाएगा, और उससे पहले हम देख रहे हैं कि 2 बड़ी टावर डील्स भी क्लियर होती हुई दिख रही हैं। जी दीप, देखिए मॉरिटोरियम वाले मामले में तो बहुत क्लियर है कि ज़्यादा संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बैंकों के पक्ष में आएगा। और बैंकों के पास बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग दलील है कि अगर आप हमें कहेंगे कि ब्याज मत लो तो हम डिपॉजिट पर ब्याज कैसे देंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग दलील है बैंकों की कि भाई अगर आप हमें कहोगे कर्ज पर ब्याज मत लो
तो भाई हम कमाएंगे नहीं तो क्या घर से देंगे, कहाँ से देंगे, डिपॉजिट में से निकाल के देंगे, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि, और दूसरी बात है कि उसमें तो सुनवाई है, पता नहीं आज फैसला आएगा नहीं आएगा, जो भी हो। तो मॉरेटोरियम वाले मामले में तो मुझे कोई खास ऐसा देखने जैसा नहीं लगा कि जिससे बाजार को कोई चुनौती हो, डर हो कि कुछ खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रहा सवाल एजीआर वाले मामले पे। एजीआर वाले मामले पर अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट के मन में क्या है। जिस तरह की सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सब तरफ से बराबर झाड़ लगाई है कि भाई आपको कितना समय दिया जाए, समय दे तो क्या गारंटी पैसा आ जाएगा। साथ ही उन्हें यह भी डिसाइड करना है कि जिन कंपनियों के स्पेक्ट्रम किसी और कंपनियों ने खरीद लिया है और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ किया जाए। आईबीसी के तहत जिन्होंने खरीदा है, कोई कंपनियां जो बैंकक्रप्ट हो गई है तो उसके पैसे की वसूली एजीआर की कैसे की जाएगी। तो ढेर सारे मामले हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा पता नहीं। दूसरा, एक और चीज़ मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, 11:30 बजे से फैसला आने की उम्मीद है। अब इसमें एक चीज़ हो सकती है, फैसला टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब एक टुकड़ों में क्या मतलब, फैसला तो एक साथ आएगा लेकिन खबरें एक एक करके निकल कर आएगी। तो आप बेहद सावधानी से ट्रेड करें, किसी भी एक खबर पर ओवर रिएक्शन देने की कोशिश ना करें। क्या चीज़ पहले होगी क्या चीज़ बाद में होगी पता नहीं, कि आईबीसी वाले मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू होगा। जो कंपनियां जिन्होंने कंपनियां बिक गई है, जिन्होंने स्पेक्ट्रम दे दिए हैं, या कोई बैंकक्रप्ट कंपनियों के स्पेक्ट्रम कोई और यूज़ कर रहा है, उस केस में क्या होगा। तो एक एक करके डिसीजन आते हुए दिखेंगे। अनडाउटेडली बड़ा डिसीजन यही कि कितना समय दिया जाए, 15-20 साल का। समझिए पहला फ्लैश आया कि अरे कंपनियों को 15 साल का समय मिला, आप सब खुश हो जाएंगे, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा आइडिया, के लिए अच्छा है, बैंक के लिए अच्छा है। लेकिन क्या दूसरी लाइन ये नहीं आ सकती, लेकिन इसके साथ ही प्रोमोटर्स को पर्सनल गारंटी देनी पड़ेगी। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर वही खबर है अच्छी लेकिन प्रमोटर देंगे नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इफ़ और बट रहेंगे। मेरा पॉइंट सिंपल है, इनको आप आराम से नतीजों को समझें। जो भी सुप्रीम कोर्ट का आता है, हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें कि कूद के कोई भी खबर पे खरीद लिया बेच लिया, ये सब ना करें। शांति से नतीजों को, पूरा जो रिजल्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का, जो वर्डिक्ट आता है, उसको समझिए फिर करिए। इस बीच जो टेलीकॉम सेक्टर को लेकर दो बढ़िया खबरें हैं। एक तो इंडस टावर और इसका जो मर्जर को बोर्ड ने अप्रूवल दे दी। आइडिया को के पास 4,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे 11% हिस्सेदारी के, वो अच्छा है। साथ ही दूसरी एक और जो ब्रुकफील्ड वाली डील भी वो अप्रूव हुई है डीओटी से, वो भी एक अच्छी। तो कुल मिलाकर आज टेलीकॉम सेक्टर के लिए ढेर सारा एक्शन है दीप। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी कहे करे, उस पर कूदिएगा मत, शांति से समझिएगा। इरेशनल ट्रेडिंग आपके लिए घातक हो सकती है। बिल्कुल, इस बाजार में स्पेशली इरेशनल ट्रेडिंग घातक है। वैसे तो सर आपने सेटअप अच्छे से समझा दिया है और पॉजिटिव ही लग रहा है। तो बताइए सर, आज के संकेत क्या दिख रहे हैं और मोर इम्पोर्टेंटली उससे फिर रेंज क्या निकल कर आ रही है? ग्लोबल न्यूट्रल साइड पर है, एफआईज नेगेटिव साइड पर है, घरेलू फंड न्यूट्रल है। मैंने पॉजिटिव नहीं रखा। 600 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की है। एक दिन की खरीदारी से ये मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते। मुझे इम्प्रेस करने के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक जैसे कि दीप की मेरे साथ में हर रोज़ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, तो मैं दीप से इम्प्रेस होता हूँ। इसी तरह घरेलू फंड को भी दीप आप ही की तरह रोज़ परफॉर्म करना पड़ेगा। एक दिन 681 करोड़ की खरीदारी कर लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। तो ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, सेंटिमेंट कॉशियस और ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है। ये आज के लिए। आइए अब मैं आपको रेंज दे दूं। रेंज ये है दीप कि 11,250 11,325 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो होने बाजार के लिए, और ये लेवल होल्ड करेंगे। कल भी आपको याद होगा मैं आपको यही कह रहा था, 11,250 11,325 सपोर्ट जोनर एग्जैक्टली वहीं से घूमा है। इसके नीचे अगर गलती से गए, जाने नहीं चाहिए, लेकिन गए तो फिर 11,100 11,175 ये बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहाँ पर आपको पक्के तौर पर शॉर्ट काट लेना है और खरीदारी करनी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 11,425 11,475 दिन की ऊपरी रेंज है। पहले यहाँ पहुँचेंगे, इस रेंज को पार किया तो 11,550 11,650 फाइनल टारगेट है निफ्टी के लिए, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी थोड़ी रेंज बढ़ी है, प्लीज़ बेयर विद मी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे देने पड़ेंगे, जो है वही बताऊँगा। 23,400 23,600 ये सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे फिसले, संभावना कम है फिसले, तो 22,900 से 23,100 ये फाइनल बैंक निफ्टी में नीचे का आज के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। ऊपर में 23,950 24,050 ये वो रेंज है जो आपको फोकस में रखनी है। इसके पार निकले तो 24,500 24,600 की रेंज तक बैंक निफ्टी जाएगा, वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। दिन की छोटी रेंज 11,325 11,425, मीडियम रेंज 11,250 11,475, बड़ी रेंज 11,175 11,550 की निकल कर आती है। बैंक निफ्टी 23,400 24,050 दिन की छोटी रेंज, 23,100
24,500 दिन की मीडियम रेंज, 22,900, 24,600 ये दिन की बड़ी रेंज, इस पर आप फोकस करिए। ये तमाम रेंज आपके लिए, इन रेंज को नोट कर लें ताकि आपके लिए हैंडी रहे। और नहीं तो फिर ट्विटर पे या फेसबुक पे मैं पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से अगर आपको ज़रूरत लगे। जी दीप। बिल्कुल, तो इन रेंजेस पर जैसे अनिल जी समझा भी रहे थे, थोड़ी अब बड़ी रेंज निकल कर आ रही है जहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस, ये इंटरेस्टिंग होगा सर आज के लिए। कैसे देखें, स्पेशली अगर किसी ने कल गिरावट में और शॉर्ट करा हो तो उन्हें आज क्या ध्यान में रखना चाहिए? वैसे तो करने वाले होंगे नहीं दीप, शॉर्ट लॉन्ग ही नहीं छूटती, शॉर्ट कहाँ से होंगे। शॉर्ट उन्हीं की है जो पहले पुराने पापी जिसको हम कहते हैं, कि बहुत पहले से नीचे से शॉर्ट करके बैठे हैं, इंतज़ार करें किसी दिन तो हमारी किस्मत खुलेगी। वो कहते हैं बिल्ली के भाग का छीका टूटेगा, वो कल टूट गया। किस्मत से जो आना था वो आ गया। तो अगर आपने कल काट लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं काटा है तो पहले तो लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस दे दूँ। 11,300 आपके लिए लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस है, और 23,375 जो कल का लो है उसके आसपास आप स्टॉप लॉस रखिए। अब कल के लोज अगर बाजार तोड़ता है तो फिर आपको तेजी की पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, ये क्लियर कट है, एज ए डिसिप्लिन बहुत क्लियर है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। ऊपर की तरफ शॉर्ट पोजीशन के लिए 11,550 थोड़ा दूर है स्टॉप लॉस, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, दूरी का देना पड़ेगा। 24,100 ये बड़ा दूर का वो है स्टॉप लॉस, 24,100 का यहाँ पर आपको रखना है स्टॉप लॉस। ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस के लेवल। तेजी की नई पोजीशन जो बनानी है, निफ्टी खरीदें 11,300 के स्टॉप लॉस के साथ, 11,425, 11,475, 11,550 इन 3 लेवल के लिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 11,550, 11,600 की रेंज में, आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा, आ भी सकता है, आए तो वहाँ पर शॉर्ट करिए। 11,475, 11,500 रुकावट का लेवल है, उससे पार किया तो फिर 11,550, 11,600 में आ सकते हैं, तब वहाँ पर पक्के से शॉर्ट करिए। 11,650 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 11,500, 475 और 425 3 टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। बैंक निफ्टी आइए खरीदिए 23,375 कल के लोज के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर में 23,950, 24,050 ये 2 लेवल है छोटे वाले। बेसिकली ये 100 पॉइंट की रेंज है। ऊपर फिर इसके पार निकले तो अगली 100 पॉइंट की रेंज 24,500, 24,600 की आती है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना। अब बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, कहाँ करना है ये समझ नहीं आ रहा दीप। 23,950, 24,050 में करें, रिस्क लगती है कि बहुत दूर नहीं है, वहाँ से मुश्किल से कितना 200, 250, 23,700 पे बंद हुए ना, तो 300 पॉइंट ही दूर है। 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में नहीं भाई, 2 दिन 900 पॉइंट ऊपर नीचे की क्लोजिंग के बाद मैं सेफ रहना चाहता हूँ। नहीं ट्रेड बना तो चलेगा, लेकिन सेफ रहना ज़्यादा जरूरी है, और स्पेशली बैंक निफ्टी में तो 24,500, 24,600 ये रेंज मुझे ज़्यादा सेफ लगती है शॉर्ट करने के लिए। आई डोंट नो आएगी नहीं आएगी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक लेवल है यहाँ से 700 पॉइंट ऊपर के। नहीं आए तो आपका क्या लेके गया, आए तो शॉर्ट कर दीजिए। तब आपको 24,700 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना है, 24,100, 24,000, 23,800। आपको लेवल थोड़े से इरेशनल लग सकते हैं कि बहुत दूर दूर के दिए ये क्या है लेवल, लेकिन ये लेवल मैं कोई अपने फैक्ट्री तो है नहीं जिसमें से मैं निकालता हूँ, मैं प्रोड्यूस करता हूँ कि मैंने डाले निकल गए। जो निकल कर आते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो अब लेवल अगर 900 पॉइंट एक दिन निफ्टी ऊपर बंद, बैंक निफ्टी ऊपर बंद होता है, 900 पॉइंट नीचे बंद होता है, तो लेवल इतने ही आएंगे। फिर भी मैंने तो बहुत कोशिश करके छोटी रेंज बनाने की कोशिश की कि 500-700 पॉइंट की रेंज ही बन जाए। तो बस ये है लेवल जिस पर आपको फोकस करना है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो कल के बड़े स्विंग के बाद थोड़ी बड़ी रेंज निकल कर आ रही है, बट ध्यान रखिए इन लेवल्स पर। एक स्टॉक जो आज सबसे बड़ा फोकस में रहेगा, वोडाफोन आइडिया, सिर्फ वही बैन में है, बैंक ऑफ बड़ौदा बाहर आ गया है। सर वैसे तो आपने फंड्स के डेटा अच्छे से समझा दिए हैं, बट और कुछ जो निकल कर आ रहा है, स्पेशली जो वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव हैं, वहाँ से कोई लेवल्स जहाँ पर ध्यान रखना चाहिए? हाँ दीप, लेवल के बजाय एक और काम की बात कहना चाहता हूँ, और वो ये कि आज बहुत लोग कल ये कन्फ्यूजन था कि मंदी करें या नहीं करें, तेजी की पोजीशन छोड़ दें या ना छोड़ें। आज कन्फ्यूजन ये रहेगा कि करेक्शन पूरा हो गया क्या, एक ही दिन का था क्या, वापस गिर तो नहीं जाएगा। देखिए इसका एक ही फॉर्मूला है दीप, और वो फॉर्मूला ये है कि आपको, इसीलिए कल आपको याद है जब हमने कल के 2000 में भी बंधन बैंक दिया था और जो भी और पोजीशन भी थी, मैंने कहा कि आप कल किसी भी तरफ ऊपर या नीचे गैप से खुलने के लिए तैयार रहे। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि पोजीशन हल्की करके जाएं, कम करके जाएं, और अगर है तो उसको ऑप्शन में कन्वर्ट कर लें, और फ्यूचर्स की है तो बिना हेज के न रखें। यही स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ जो आपके बहुत काम का है। ये समझ लीजिए कि 9:15 से 10 बजे तक आपको कुछ नहीं करना है।
पौन घंटा आपको खाली बाजार को निहारना है, बैठ के आराम से ताकना है, देखना है, समझना है कि क्या हो रहा है। अब उसमें भले अगर निफ्टी 100-150 बढ़ जाए और अगर आप मिस कर जाएं तो कोई बात नहीं। पहली चीज़ अगर आपने ये दिमाग में बिठा ली कि मुझे पैसा बचाना है, और तो दूसरी चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी, जो कि पैसा कमाना है। ठीक है, अगर आप कल के मार्केट में आप ये सोचें कल की क्लोजिंग को देख कर कि अरे हम तो मिस कर गए, फर्ज करें मिस तो कर गए आप, ये बात सही है कि चलिए 100 पॉइंट ऊपर SGX खुल जाएगा, निफ्टी हमारे यहाँ खुल जाएगा, मिस कर गए। फर्ज करें कल 250 पॉइंट नीचे बंद हुआ डाउ, जो कि उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा था। फर्ज करें अगर चीन के साथ तनाव की खबरें में कुछ और बढ़ोतरी हो जाती तो फिर आज सीधा आप 11,200 खुलते, तो वो भी तो रिस्क थी। अब आज हाइंडसाइट में सब कुछ अच्छा लग सकता है, पीछे मुड़ के देखेंगे तो अरे 11,800 तो बहुत अच्छा था, बेचना ही था, ये तो साफ दिख रहा था कि गिरेगा किसी न किसी दिन। यही बात करते हैं हम, सब लोग करते हैं, लग ही रहा था कि होना ही है। अब अरे भाई होना ये तो लग रहा था, सबको लग रहा था, ये तो कभी से लग रहा था, लेकिन किस दिन होना है, किस वजह से होना है, ये नहीं पता होता है। तो ऐसे में आप सिर्फ सुबह का पौन घंटा एंजॉय कीजिए, देखिए मार्केट क्या करना चाहता है। साल के 5-10 दिन ट्रेड नहीं करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी जिनकी SIP जारी है वो जाने दें, जिनका जो इन्वेस्टमेंट्स पहले से चल रहे हैं चलने दें, जिनके क्वालिटी शेयर हैं कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड मैंने बता दिया है, जिसके नीचे जाएगा तो न्यूट्रल होगा, वहाँ प्रॉफिट आपको बुक करना है। अगर 11,175 के नीचे बंद होता है, 22,200 300 के नीचे बंद होता है बैंक निफ्टी, तो प्रॉफिट बुक करना है। तो मैं बजाय डेटा एनालिसिस और ज़्यादा करने के आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि शांति रखें, हड़बड़ी ना करें। आपको लग रहा है चीन वाली इवेंट खत्म हो गई, 11:30 फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब वो क्या होगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब मूविंग पार्ट्स बहुत होना तो शांति से बैठिए, अपने सीट बेल्ट को बांध कर, जहाँ पर आपको झटके न लगे, और अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो तो आपको अपना सीट बेल्ट बचा सके। तो सीट बेल्ट के साथ का मतलब आपका स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस ज़रूर लगा कर रखें। जी दीप, बिल्कुल ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉलो करें, वेट एंड वॉच करें, फ्रेश पोजीशंस लेने से पहले थोड़ा सोचिए समझिए मार्केट को। नजर रहेगी सर आज के एक्शन में, भरपूर एक्शन रहेगा। उससे पहले आपको बता देते हैं आज कौन से स्टॉक्स भी आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। चलिए, हमारी पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ रही है इस समय। मानसी, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स कौन से हैं, कुछ पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स भी हैं, वो कौन से हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। कैश स्पेस की कंपनियां FM इंडस्ट्री, अनंत राज जैसे कंपनियों के नंबर्स आज आने वाले हैं। इसके अलावा अगस्त ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। महाराष्ट्र में रियल एस्टेट स्टैंप ड्यूटी की नई दरें आज से लागू हो जाएंगी। 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक के लिए स्टैंप ड्यूटी में 3% की कमी की गई है, और 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी जो है 2% घटाई जाएगी। अनलॉक 4.0 की शुरुआत भी आज से होने जा रही है। अनलॉकिंग 4 में सारे होटल्स लॉज जो हैं 100% क्षमता के साथ काम कर पाएंगे, लेकिन अनलॉक 4 में भी जिम और सिनेमा हॉल जो है वो अभी भी बंद रहेंगे। कल बाजार बंद होने के बाद काफी सारी कंपनियों के नंबर्स आए। शुरुआत जेके सीमेंट से करेंगे। कमजोर नतीजे हैं, कंपनी की आय में 27% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन्स 22% पर इंटैक्ट जरूर रहे हैं, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर कंपनी को 50% की गिरावट हाथ लगी है। स्पंदना स्फूर्ति कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 37% की बढ़त है। मुनाफे के फ्रंट पर 37% की बढ़त देखने को मिली है। 93 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 59 करोड़ पर जाता दिखा है। वहीं ग्रॉस NPA 0.64% और नेट NPA 0.12% पर आते हुए देखने को मिले हैं। भारत डायनेमिक्स कंपनी के नतीजे कमजोर है। कंपनी की आय 94% गिरती दिखी है, और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर आप देखिए, मुनाफे से घाटे में कंपनी आई है। 65 करोड़ के मुनाफे के सामने 78 करोड़ का घाटा अब कंपनी झेल रही है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेशनली स्ट्रांग है नंबर्स, क्योंकि कंपनी का मुनाफा 11 टाइम्स बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 11 करोड़ का आंकड़ा मुनाफे के फ्रंट पर कंपनी ने देखा है। कंपनी की आय जरूर 10% तक गिरी है, लेकिन मार्जिन आप देखिए 16.7% से 26.9% पर आते दिखे हैं। तो मुनाफा और मार्जिन जो है नतीजों को सहारा दे रहे हैं। इसके अलावा सद्भाव इंफ्रा कमजोर नतीजे, कंपनी की आय में 68% की गिरावट और मुनाफा नहीं है। कंपनी 97 करोड़ का नुकसान, 97 करोड़ का लॉस झेल रही है। प्रिकॉल कमजोर नतीजे हैं। कंपनी की आय 62-63% गिरती हुई देखने को मिली है। कंपनी करीब 161 करोड़ की आय देख रही है, और कंपनी का नुकसान जो है 31 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और अंत में गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कमजोर नतीजे, कंपनी की आय 42% गिरी है। वहीं कंपनी का मुनाफा जो है 69 करोड़ से महज 3 करोड़ यानी कि 95.7% की गिरावट मुनाफे के फ्रंट पर आती हुई दिखी है। ओके, ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। आइए पूजा से भी बात कर लेते हैं, जानते हैं उनके पास कौन से स्टॉक्स हैं। गुड मॉर्निंग पूजा।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत नतीजों से कर लेते हैं। जैकॉप ने कल अपने नंबर्स घोषित किए। नंबर्स कमजोर हैं। आय में 28% की गिरावट दर्ज हुई है और घाटे से मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी। और बीपीएल ने भी अपने नंबर्स घोषित किए जो कि कमजोर ही हैं। घटी है इस बार 15 करोड़ से घटकर 8 करोड़ आई है और इस बार कंपनी ने घाटा ही घोषित किया, मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। करीब 1 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। कुछ खबरों की बात करें तो आज बीएमएल पर नजर रखें क्योंकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। करीब 842 करोड़ का ये ऑर्डर दिया गया है। बायोकॉन भी आज फोकस में रहेगा। बायोकॉन बायोलॉजिक्स और माइलन ने अमेरिका में हाई ब्लड शुगर की दवा लॉन्च की और अमेरिका बाजार में सबसे सस्ता इंसुलिन ब्रांड यहाँ पर लॉन्च किया है। EIH भी आज फोकस में रहेगा। 7 सितंबर को बोर्ड की बैठक है और राइट्स शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। भारत रोड नेटवर्क्स कंपनी के जेवी को बिहार के HAM यानी कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल प्रोजेक्ट के लिए NHI से मंजूरी मिल चुकी है और ये जो प्रोजेक्ट है ये कुल 1035 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मॉल इंडिया भी फोकस में रहेगा। हर श्रेणी के जो फेरो फाइन्स और केमिकल्स के दाम है वो 10% तक बढ़ा दिए हैं कंपनी ने और आज से नए दाम लागू होंगे। कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं। फ्यूचर रिटेल में नॉर्जिस बैंक ने करीब 95 लाख शेयर्स का बिकवाली की है। 158 रुपए 60 पैसे प्रति शेयर पर ये बिकवाली देखने को मिली है। और JSW स्टील में फिर से लगातार प्रमोटर की तरफ से यहाँ खरीदारी हुई है। JGPA मेटल ट्रेडर्स ने 15 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। 27 से 28 अगस्त के बीच ये खरीदारी की है। 15.7 लाख शेयर्स की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। ओके, तो भरपूर एक्शन है स्टॉक्स में। शुक्रिया पूजा। चलिए अब जान लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए L&T यहाँ पर जो खबर आई है इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट से JP मॉर्गन रिपोर्ट से है यहाँ पर करीब ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा 1120 रुपए के लक्ष्य के लिए और ये कह रहे कि पोस्ट टैक्स बेसिस पर अगर आप देखें तो इन्होंने जो अपना इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन कारोबार बेचा इससे करीब कंपनी को 10,000 करोड़ मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा CLS और जेफरीज भी बुलिश रिपोर्ट जारी की हुए हैं। CLS से खरीदारी की राय दे रहे 1280 रुपए के लक्ष्य के लिए और जेफरीज ने भी खरीदारी की राय दी है और बिल्कुल CLS से जितना ही लक्ष्य दिया 1280 रुपए का। बायोकॉन भी आज फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 377 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे माइलिन के साथ मिलकर जो दवा लॉन्च की है वो पॉजिटिव है, लेकिन सेक्टर में अगर आप देखें तो कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है और वैल्यूएशंस महंगे जिसके चलते इन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। मॉर्गन स्टैनली की एक और रिपोर्ट है डीमार्ट पर जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2740 रुपए के लक्ष्य के लिए और ये कह रहे कि अब कारोबार में रिकवरी देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है भारतीय एयरटेल पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 725 रुपए के लक्ष्य के लिए और ये कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने में अगर आप देखें तो कंपनी ने ब्रॉडर मार्केट्स को 30% से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन जो टैरिफ हाइक है इससे आगे जाके फायदा देखने को मिलेगा। आखिरी रिपोर्ट है आज के लिए कॉन्कोर पर नोमिरा की रिपोर्ट है जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 438 रुपए के लक्ष्य के लिए। 393 कल की क्लोजिंग है और ये कह रहे कि आगे जाकर अगर आप देखें तो लैंड लाइसेंस फीस का जो मामला सुलझा है इससे एक फायदा देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आप फोकस करिएगा। कॉनकोर पर कल आपको एक एक्सक्लूसिव स्टोरी जी बिजनेस की तरफ से मिली थी जिसमें हमने कहा था कि इनके डाइवेस्टमेंट की सारी बाधाएं अब लगभग पार हो चुकी है और सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI ये बोलियां मंगवाई जाएगी और आप देखिएगा नोमुरा की रिपोर्ट आ चुकी है 438 के लक्ष्य के साथ। आइए लक्ष्य भेदने का काम करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स और तैयार हैं आज बिगुल पिक ऑफ द डे का। सुबह की पहली किरण के साथ स्वागत है किरण जी, आपका करिए शुभ शुरुआत। बताइए सर क्या करेंगे, बाय सेल नोटा? अनिल जी एक्चुअली तो नोटा करना चाहिए पर कई स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लेवल्स पे आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नजदीक है, तो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा बाय करने की चेष्टा करनी चाहिए। और स्पेसिफिक स्टॉक अगर बात करें तो मेरा मानना है कि एस्कॉर्ट्स को देखना चाहिए। आज इनके मंथली नंबर्स भी आते नजर आएंगे और पिछले 1.5 महीने के सपोर्ट्स के बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है, तो मेरा मानना है कि 1087 का कल का क्लोजिंग है, आपका स्टॉप लॉस 1067 का रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 1140 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए आज से कल तक।
ओके, एस्कॉर्ट्स में करें खरीदारी, ये है राय किरण जी की तरफ से। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है? अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरा बेचने का इरादा है, 0.5% 0.25% तक निफ्टी ऊपर है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स 1% तक ऊपर मिलेंगे कल, जिसमें अच्छा खासा ब्रेकडाउन आया है। ऊपर में बेचूंगा मैं गोदरेज सीपी 651 651 का बंद है, मैं 654 657 में बेचूंगा। ये रेंज में आता है तो ही बेचूंगा, मुझे लगता है ओपन उसके आसपास होना चाहिए। 663 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 636 का मेरा टारगेट होगा आज और कल के लिए। ओके, गोदरेज सीपी ये है आपके लिए बिकवाली की राय। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी वैसे तो देखिए मेरा नोटा है, यानी कि मेरे पास कोई खास कॉल नहीं है, लेकिन अनिल जी देखिए कल दर्जनों शेयर में हमें ब्रेकडाउन आते हुए नजर आया। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर आज शुरुआती उछाल देखने को मिलता है तो कई सारे स्टॉक्स रडार पर हैं जिन पर बिकवाली के अच्छे मौके बनेंगे। और इसमें मैं 3 स्टॉक्स मेंशन करना चाहता हूं। तीनों के नाम जो हैं वो एम अक्षर से शुरू हो रहे हैं अनिल जी। 3 शेयर हैं, मुथूट, मन्नापुरम और मैकडॉवेल्स, और तीनों पर मुझे लगता है कि बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ हमने कल के ट्रेड में देखा है। तो मान लीजिए इनमें उछाल आता है तो यहां पर बिकवाली के मौके तलाशने चाहिए, और जैसे ही इसमें बिकवाली का मौका बनेगा राकेश जी और मेरा चार्ट कॉर्नर आ जाएगा। तो ये तीनों एम लेटर से क्यों चुने, इसकी कोई खास वजह? नहीं अनिल जी, केवल संयोग मात्र है। मेरा एम लेटर से किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है अनिल जी, लेकिन केवल संयोग है ये। संयोग है, ओके। एम लेटर का थैंक गॉड हमारे पैनल पे कोई ऐसा आदमी है नहीं। मेरा या दीप का नाम, मेरे नाम में तो दूर दूर तक कहीं एम है ही नहीं, दीपांशु के भी कहीं दूर दूर तक एम है नहीं, तो हम तो मतलब बच गए। सिमी जी के एम है लेकिन उतना नहीं जितना आप बहरिश है। तो सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपका भी कोई के लेटर का बिकवाली करने का इरादा है तो अभी से बता दीजिए। नहीं अनिल जी, बिकवाली तो मैं करके मुझे तो कंफर्ट नहीं मिलता है बिकवाली करके। मैं वापस से एक बाई कॉल ही लेके आई हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट खोलने के बाद नया कॉल देंगे। फिलहाल के लिए तो टीसीएस को मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। 2210 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक चैनल में है, लास्ट एक महीने से इसी चैनल में था, जिसका सपोर्ट 2220-25 के आसपास था और रेजिस्टेंस 2350-60 के आसपास था। तो मुझे लगता है कि वापस से सपोर्ट के आसपास मिल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी करता है तो टीसीएस के बलबूते पर भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने टीसीएस में थोड़ा बहुत रिकवरी का सिग्नल मैंने देखा है कल का सेशन में। तो 2210 का स्टॉप लॉस और 2275 का पहला टारगेट, 2310 का दूसरा टारगेट के लिए टीसीएस को मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। और इस स्टॉक में मुझे लगता है कि पूरा सितंबर सीरीज में टीसीएस परफॉर्म करने वाला है। फिलहाल के लिए टीसीएस ठीक है, उसके बाद बहुत बढ़िया टीसीएस। परफेक्ट सिमी जी, बाजार खुलने के बाद आपसे और पिक्स लेंगे दमदार धुआंधार। सुमी जी सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मार्केट्स में छोटा सा पुल बैक आएगा, बट ओवरऑल कल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, कल स्ट्रक्चर वीक हुआ है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने एक शार्प करेक्शन दिया है। अब अगर रिकवरी शार्प नहीं आती है तो थोड़ा सा सिचुएशन डाइसी हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल साइड के अंदर एचडीएफसी लाइफ आपको ध्यान होगा। जब भी मैंने पास्ट में भी कहा है कि जब भी सेलिंग बनेगी तो एचडीएफसी लाइफ एक ऐसा काउंटर रहेगा जिसके अंदर बिकवाली करके काम करना है। तो एचडीएफसी लाइफ के अंदर कोई भी पुल बैक, कोई भी उछाल देखने को मिलता है 1 से 2% का, तो उसके अंदर बिकवाली करके काम करें। नीचे के अंदर 560 रुपए से लेके 550 रुपए तक का मूव एचडीएफसी लाइफ के अंदर देखने को मिल सकता है। ऊपर में 590-600 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक सेल साइड में बने रहना है। और नीचे में 560-550 तक के लेवल एचडीएफसी लाइफ में जल्दी देखने को मिलने चाहिए। ओके, एचडीएफसी लाइफ यहां पर बिकवाली करने की राय है सुमित जी की तरफ से। आइए राकेश जी, आपने तो कल पिक ऑफ द डे दे ही दिया और आज 3 स्टॉक जैसे कुणाल जी ने दे दिए, तो आपका तो 100% नोटा ही होगा। इसके बाद आपको काम करने की क्या जरूरत है? इतना बढ़िया पार्टनर मिल जाए और थोड़ा बहुत काम आपने कल कर ही लिया, तो आई डोंट थिंक आपने कुछ किया होगा। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी काफी काम करके आया हूँ और अनिल जी एक अनोखी रिसर्च अनिल जी है मेरी, और मेरा अनिल जी काफी समय बाद वर्ड ऑफ कॉशन आ रहा है, काफी समय बाद वर्ड ऑफ कॉशन आ रहा है।
और वर्ड ऑफ कॉशन हमेशा खराब स्टॉक्स में देता हूं अनिल जी। हाँ बिल्कुल पिक नहीं अनिल जी, वर्ड ऑफ कॉशन है। जिन जिन स्टॉक्स पे वर्ड ऑफ कॉशन आया है वो देर सवेर गिरे हैं। एकमात्र स्टॉक राजेश एक्सपोर्ट था जिसने लगभग 6-7 महीने का समय लिया, उसके बाद वो एकदम ढिचकियाऊ हुआ अनिल जी। तो ये आज भी मेरा वर्ड ऑफ कॉशन है। और जैसा वसीम जी बोलते हैं, आप कहें तो मैं बताऊं अनिल जी, आप बोलें तो मैं बोलूं अनिल जी। नहीं रुको पहले एक मिनट, वो क्या राजेश एक्सपोर्ट क्या ढिचकियाऊ हुआ, क्या बोला आपने? अनिल जी देखिए ऊपर आधा हो गया अनिल जी, जहां पर वर्ड ऑफ कॉशन दिया था। तो जब स्टॉक आधा हो जाए, गिर जाए 30-40% गिर जाए, तो अनिल जी उसको ढिचकियाऊ ही बोलेंगे अनिल जी, और क्या बोलेंगे। अच्छा मैं तो समझा डिस्काउंट मतलब वो गोली आप बोलते हो दिल्ली में। ये शब्द मैंने पहले दिल्ली के जब गया ना 7 महीने शुरू में मैं दिल्ली रहा था, तब मैंने पहली बार सुना कि ये तो गोली हो गया। मैं पहले सोचा गोली हो गया मतलब क्या, मैं टेबलेट से जोड़ रहा था, बाद में समझ में आया गोली मतलब ये तो बुलेट हो गया। तो अच्छा तो मुझे लगा डिस्काउंट मतलब ऊपर, चलिए गिर गया, ठुस हो गया। अच्छा बताइए बंसल जी, पूरा देश सुनना चाहता है आप ऐसी तगड़ी रिसर्च किस पर करके लाए जी? वर्ड ऑफ कॉशन अनिल जी जेट एयर, अनिल जी देखिए जेट एयरवेज पे करके लाया अनिल जी। बाकी एयरलाइंस तो फिर भी ऊपर गई, ये भी बाकी एयरलाइंस के साथ ऊपर गया, इंडिगो स्पाइस जेट के साथ ऊपर गया। तो निफ्टी में तो अनिल जी कोई डिस्ट्रीब्यूशन लगता नहीं है, मार्केट में एक नॉर्मल हेल्दी करेक्शन लगती है। बट जेट एयरवेज में डिस्ट्रीब्यूशन के साइन क्लियरली विजिबल हैं। हो सकता है थोड़ा समय ले, बट ये स्टॉक एक बड़ी मंदी दिखाने का दमखम रखता है। और टेक्निकली बोले अनिल जी, अगर केमिस्ट्री की भाषा में समझे तो जो जेट एयरवेज है इसमें से अनिल जी मर्क्यूरी का डिस्चार्ज होने वाला है। और जब जब किसी खराब क्वालिटी स्टॉक से मर्क्यूरी का डिस्चार्ज होता है तो जो निवेशक होता है उसकी जो खून पसीने की कमाई होती है वो किसी सोने से कम नहीं होती है। तो जब मर्क्यूरी का रिएक्शन गोल्ड से होता है तो गोल्ड पीतल बनता है। तो जिन जिन ने जेट एयरवेज ले रखा है वो थोड़ा सा सावधान हो जाए, सचेत हो जाए। वर्ड ऑफ कॉशन है जेट एयरवेज पर। चलो बढ़िया है। तो जेट एयरवेज में पैसा लगाने वाले हो जाएं सावधान, एडवेंचर ना करें। लाइफ में एडवेंचर करने के लिए थोड़े समय बाद जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, थीम पार्क खुल जाएंगे, वहाँ जाइए, रोलर कोस्टर राइड लीजिए, मज़ा भी आएगा। फैमिली के साथ जाइए और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये रोलर कोस्टर राइड जेट एयरवेज में करने की कोशिश ना करें, ऐसा बंसल जी का मानना है। क्रैश लैंडिंग के चांस ज़्यादा हैं बजाय इसके कि टेक ऑफ कर दे। बंसल जी यही कहना चाहते हैं आप, बराबर है? बिल्कुल अनिल जी, आपने एकदम सेफ्टी में मेरी भी ध्यान रख लिया अनिल जी। बिल्कुल क्रैश लैंडिंग के अनिल जी चांसेस हैं। अब वो इमीडिएटली अगले 2-4 दिन में होता है कि 20-25 दिन में होता है, बट क्रैश लैंडिंग चार्ट पे दिख रही है, डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली विजिबल है। तो उड़ान के अनिल जी चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी क्रैश लैंडिंग की काफी हाई है। ओके तो चलिए ये है आपके लिए जेट एयरवेज पर आइए वीके शर्मा साहब भी हमारे साथ तैयार है। शर्मा साहब पहले आपकी पिक दें और उसके बाद मुझे आपसे कल का जो कांड हुआ है बाजार में उस पर भी आपसे राय लेनी है। तो पहले एक बार आपका पिक ऑफ द डे बता दें सर। मेरा पिक ऑफ द डे है अतुल लिमिटेड। एक गांव है अहमदाबाद बॉम्बे के बीच में, महाराष्ट्र बॉर्डर के पास। अतुल उसी के नाम पे कंपनी रखी, और ये कंपनी वो है जिसका नेहरू जी ने पहली प्राइवेट कंपनी का जो शिलान्यास किया था वो ये कंपनी थी। तो तब से है आज़ादी के बाद की सबसे अच्छी कंपनी। और इसके अंदर ये वो कंपनी है जब अपनी शुरुआती दौर के अंदर ही सीबा हो या कोई भी अन्य जो मल्टीनेशनल हो वो सब का काम ये करती थी। तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी है और इसके पास सब कनेक्शंस हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर जब हम देख रहे हैं कि स्पेशलिटी केमिकल्स वाली कंपनियां अच्छी कर रही हैं और ऐसे वक्त में जब इनके अंदर भी करेक्शन देखने को मिले, तो मैं समझता हूं उसको दोनों हाथों से हमें सहेज कर रखना चाहिए। पहले ये बता दें डिस्क्लोजर में कि ये स्टॉक मेरे पास है, मेरी पत्नी के पास भी है और हमारा इस पर रिकमेंडेशन भी है, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन धीरे धीरे लेने का है। तो आप आराम से इसको इकट्ठा करें, ये ना मान के चलें कि आज गिर गया तो उसके बाद में और दूसरा नहीं मिल सकता, लेकिन सहेज कर रखें। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। कल को जब कोई भी अगर किसी प्रकार की, जिस तरह से फार्मा के अंदर हम देखते हैं दूसरी अन्य कंपनी का जो प्रोडक्शन किया जा सके, वैसे केमिकल्स के अंदर ये उस तरह की कंपनी है। करीब 28% इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 24% के ऊपर है। तो ये अच्छी कंपनी गिनी जाएगी, जिसको आप सहेज कर रखें, धीरे धीरे इकट्ठा करें। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आप साल भर रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बहुत ही बेहतरीन, साल भर के लिए रखें आप और इसमें इन्वेस्ट करें। शर्मा साहब, अब बताइए बाजार का डायरेक्शन, कल जो कुछ हुआ उसके बाद आज क्या और आगे क्या? देखिए, कल को जो बहुत सारे जो रिकॉर्ड वॉल्यूम हुआ है उसके अंदर काफ़ी एक वजह तो ये थी कि यहाँ पे हमारे पास जो दूसरे जो इंडिसेस हैं उनका एक जो विदेशी इंडिसेस हैं उनका नाम भी नहीं ले सकते, दिक्कत ये है। तो उनका वो हो रहा था रीबैलेंसिंग, उसकी वजह से था। और फिर कई चीज़ों की भरमार हो गई सब तरह से। अब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो हम सब चीज़ों को गिन लेते हैं कि भाई आपका ये जो आपने चीज़ें कल भी बताई थी, आज सुबह भी आपने अच्छी तरह से बताया है। उसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक तबका है जो वेट कर रहा था कि किस तरह से कब ये मौका मिले, तो उनको कल ये मौका मिला है शॉर्ट करने का, किया भी है। तो मुझे किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं कि ये जो गिरावट है ये लेने का समय है, और ये जो तेजी है ये कोई समाप्त नहीं हुई है। जब इस तरह की तेजी के बाद एक शार्प रिएक्शन देखने को मिले तो उसका वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो गिरावट की ओर इंगित नहीं करती आने वाले दिनों के अंदर।